नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। दोस्तों, आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती भी है और कायदे से बीजेपी को आज देश भर में अटल जी की याद में भव्य कार्यक्रम करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी तो फिलहाल मोदी की सत्ता बचाने में लगी हुई है, क्योंकि अंबेडकर पर अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है और वो नुकसान बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस का कल से शुरू होने जा रहा बेलगावी अधिवेशन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस एक बार फिर किसी बड़ी योजना के साथ सियासी माहौल को बदलने की तैयारी कर रही है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से अपना दमखम दिखाने को तैयार हो चुकी है। कल से कांग्रेस नव सत्याग्रह की शुरुआत करने जा रही है। 26 दिसंबर 1924, जी हां, 26 दिसंबर 1924 यानी 100 साल पहले गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का 39वां 39th अधिवेशन कर्नाटक के बेलगावी में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने जो संदेश दिए उनका आजादी की लड़ाई में जोरदार असर देखा गया। महात्मा गांधी जी ने सभी देशवासियों से अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर अत्याचारी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि जब तक हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे, उन्हें अछूत मानते रहेंगे, तब तक स्वराज का संकल्प अधूरा ही रहेगा। सविनय अवज्ञा का विचार बताते हुए गांधी जी ने तब कहा था कि अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अहिंसा और विनम्रतापूर्ण अवज्ञा है। अगर हम अंग्रेजों का कहा नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो उनकी व्यवस्था खुद ही ध्वस्त हो जाएगी। इस अधिवेशन के 6 साल बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह इतिहास हम सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर इन बातों को रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब कांग्रेस अपने इसी गौरवशाली इतिहास को मौजूदा राजनीतिक हालात में दोहराने की तैयारी में है। सत्याग्रह से नव सत्याग्रह, इस टैग लाइन के साथ कांग्रेस कल से, जी हां, सत्याग्रह से नव सत्याग्रह तक यानी नए सत्याग्रह तक, इस टैग लाइन के साथ कांग्रेस कल से राजनीति को एक नई दिशा देने की तैयारी कर चुकी है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश को। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन नई तैयारियों और इस अधिवेशन की, बेलगावी अधिवेशन की तैयारियों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सब कुछ उन्होंने बताया था। एक छोटी सी बानगी, एक छोटा सा हिस्सा उसका सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, कैसे मोदी की सत्ता के लिए बड़े खतरे का ऐलान हो चुका है और कैसे विपक्ष की मजबूत रणनीति, खासकर कांग्रेस की मजबूत रणनीति में बीजेपी से जो है, बीजेपी में हड़कंप है, ये सब कुछ समझेंगे। पहले सुनिए जयराम रमेश को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। 100 से भी ऊपर, 100 जगहों में, 100 शहरों में, लोकसभा क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। जो अपमान किया गया था बाबा साहब अंबेडकर का गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। और आज सारे जिले में बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है। और एक ही इसका हल है इस स्थिति का, जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक बैठक है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था। आप जानते हैं, एक परिवर्तनकारी
क्षण था हमारे लिए। उसी से उदयपुर चिंतन शिविर से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया था और 3 महीने बाद भारत जोड़ो यात्रा निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम समझते हैं कि बेलगावी से भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय निकलेंगे, उस पर चर्चा होगी और अगले 1 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम क्या होगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर विचार करके प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा वो देश के सामने हम रखेंगे। तो अगले 1 साल की प्लानिंग, ये सब कुछ यहाँ कल जो है जब बेलगावी में अधिवेशन की शुरुआत होगी कांग्रेस पार्टी की, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी कि अगले 1 साल तक कांग्रेस पार्टी किस प्लानिंग के साथ आगे आने जा रही है। लेकिन उससे पहले बीजेपी में कैसे हड़कंप मचा हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, बेलगावी शहर कांग्रेस के इस अधिवेशन के लिए पूरी साज सज्जा के साथ तैयार है और इस बीच कांग्रेस ने बता ही दिया है कि 2.5 साल पहले जिस तरह उदयपुर के चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी हो गई थी, वैसा ही कोई नया प्लान इस अधिवेशन से भी निकलेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है और इसके साथ ही अब अंबेडकर सम्मान का मुद्दा भी कांग्रेस ने देशव्यापी स्तर पर खड़ा कर दिया है। परसों यानी 27 तारीख को जय बापू जय संविधान के साथ जय भीम का उद्घोष इस बार का उदाहरण है कि अब दलित चेतना और सम्मान के लिए कांग्रेस उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस की इस बड़ी तैयारी से बीजेपी घबरा गई है और उसने आज अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए की बैठक बुलाई, जिसमें नीतीश फिर से नहीं पहुंचे। जी हां, एनडीए की बैठक जेपी नड्डा के घर पे हुई। यह तस्वीर देखिए, एनडीए के तमाम नेता पहुंचे लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। जब बिहार चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, तब नीतीश का न पहुंचना क्या एनडीए में टूट की तरफ इशारा कर रहा है? यह देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से अब 2025 में फिर से नीतीश कुमार वाले पोस्टर ही लग चुके हैं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी चुनावी यात्रा, चुनाव से पहले तैयारियों की यात्रा कह लें, उस यात्रा पर निकल चुके हैं। यानी बीजेपी चाहे न चाहे लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश का दावा आ चुका है और ऐसे में बिहार में बीजेपी क्या फिर से छोटा भाई बनेगी या बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो कह रहे हैं वही सही माना जाए? जी हां, दरअसल विजय सिन्हा का कहना है कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विजय सिन्हा ने आज ही ये बाइट दी है और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्या बिहार में बीजेपी ने अब यह मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर देना है? क्या बिहार में बीजेपी ने यह मन बना लिया है कि नीतीश कुमार का भी वही हाल करना है जो हाल हमने एकनाथ शिंदे का कर दिया? न माया मिली न राम, यानी न सीएम की कुर्सी और न ही गृह मंत्रालय। क्या यही होगा नीतीश कुमार का हाल? यह सब कुछ है। लेकिन और इधर अब दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। तो 2 चुनावों से पहले बीजेपी का कई मोर्चों पर घिरना और उससे पहले कांग्रेस का यह अधिवेशन क्या मोदी की सत्ता के लिए बड़े खतरे का ऐलान कर रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों से क्या बीजेपी में हड़कंप है? रणनीति जो उसकी मजबूत रणनीति है विपक्ष की, उससे हड़कंप है? ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और साथ में जुड़े हुए हैं पंकज चतुर्वेदी जी और जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास ही। तैयारियां उधर कांग्रेस की आप कल बता रहे थे थोड़ा बहुत, आज उसमें क्या इनपुट है जरा वो भी बताइए। और इससे क्या आखिर आनन फानन में आज बीजेपी को क्यों बैठक बुलानी पड़ गई? यह ऐसे देखा है हमने शकील जी कि जब जब कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसी बैठक करती है, उससे तुरंत बाद या पहले बीजेपी के लोग जो हैं वो बैठक बुला लेते हैं। कांग्रेस अगर
मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक, वहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, तो यहाँ एनडीए की बैठक आप याद कीजिए बुला ली गई थी। ऐसी बैठकें, क्या ये डर है या कुछ और है? अधिकांश नेता जो है वो बेलगावी पहुंच गए हैं और वहां कल जो है CWC की बैठक हो रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये इसकी विस्तारित बैठक है जिसमें 200 से ज्यादा नेता भाग ले रहे हैं। मतलब देश के सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को करीब करीब इसमें इनवाइट किया गया है। सभी जनरल सेक्रेटरीज हैं, सभी राज्यों के अध्यक्ष हैं, डिपार्टमेंटों के हेड हैं, और इसमें कल 2:30 बजे के करीब यह मीटिंग जो है वहां पे शुरू होगी और शाम को 4-1 घंटे की मीटिंग के बाद 6, 6:30 बजे 2 प्रस्ताव अभी तक जो तय है उनके अनुसार 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और वो जो है सार्वजनिक किए जाएंगे। और उसके बाद परसों 27 तारीख को एक वहां बड़ी रैली होगी। और जैसा कि आपने बताया कि वो बापू पे तो हमेशा कांग्रेस केंद्रित करती ही थी, और ये जो CWC की मीटिंग है इसका बेलगावी में करने का उद्देश्य भी यही है कि 100 साल पहले इसी जगह पे महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1924 में, और 1924 में चुने जाने से पहले उन्हें महात्मा का खिताब जो है वो मिल चुका था। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था और उसके बाद से गांधी जी जो है महात्मा गांधी कहे जाने लगे थे। तो वो एक बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग थी वो कांग्रेस की, और कांग्रेस अपने जो आयोजन है, जो इवेंट है, उन्हें भी याद रखती है, उनका भी सम्मान रखती है, व्यक्तियों का, नेताओं का। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसने 100 साल पहले गांधी जी के पहली बार अध्यक्ष बनने के, एक ही बार अध्यक्ष बने थे वो, वहां पे इस CWC की बैठक का आयोजन किया जी। और जैसा कि आप बता रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ी बात है, 100वीं वर्षगांठ जो होती है किसी की भी, हमने गांधी की देखी है 1969 में हुई थी, पूरा देश में किस तरह से व्यापक स्तर पर मनाई गई थी, तहसील स्तर तक, ब्लॉक, गांव, स्कूलों में, हर संस्थाओं में। लेकिन अभी जैसा कि विजय सिन्हा का आप बता रहे थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जी, तो वो कहते हैं बिहार में सरकार बन जाएगी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कल को जम्मू कश्मीर वाला कहेगा कि हमारे यहां सरकार बन जाएगी तभी होगी, तमिलनाडु वाला भी यही कहेगा, केरल वाला भी यही कहेगा। आज 100वीं जयंती पर कुछ बड़ा करना था। देश में केंद्र में भी उनकी सरकार है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां पैदा हुए थे वहां तो 21 साल से उनकी सरकार है जी। लेकिन उनके नाम पर कुछ नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा लेख फुल पेज का अखबारों में जो है लिख दिया है वाजपेयी जी के लिए जी। तो ये मौखिक जो श्रद्धांजलियां होती हैं वो सारे बड़े नेता दे चुके हैं, लेकिन उनके नाम पे कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई विश्वविद्यालय, कोई और दूसरी चीज करने की कहीं कोई घोषणा नहीं है, क्योंकि वो बनाना पड़ती है। लेकिन अगर कुछ बना बनाया मिल जाए तो उसका नामकरण वो कर सकते हैं और उसकी वो होड़ लगी रहती है। जैसा हमने कल भी बताया था, ग्वालियर का ऐतिहासिक रियासत टाइम का रेलवे स्टेशन है और उसको सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया था माधवराव सिंधिया ने, जब वो 1984-85 में रेल मंत्री बने थे। राजीव गांधी की सरकार आई थी, 84 के लास्ट में आई थी और रेल मिनिस्टर बने थे, और अभी तक के सबसे सफल रेल मिनिस्टरों में वो कहे जाते हैं। शताब्दी वर्ष वाजपेयी जी का, और शताब्दी ट्रेन वो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली से ग्वालियर शुरू करवाई थी माधवराव सिंधिया ने, और रेलवे स्टेशन को एक नया रूप दिया था। तो 100 वर्ष को आप किस तरह मनाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाने के लिए बनाते हैं या अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए बनाते हैं, उसकी सच्ची याद करने के लिए बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो बेलगावी कांग्रेस मना रही है महात्मा गांधी के पहले अध्यक्ष बनने के, और बड़ा ऐतिहासिक है ये। और इस अवसर पर कल क्या होगा ये देखते हैं कि कौन कौन से
प्रस्ताव पास करती है, उसमें एक डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का तो प्रमुख है ही है, ईवीएम का प्रमुख है ही है, संगठन का वर्ष बनाने की कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगला साल जो होगा 2025, उसमें वो संगठन का पुनर्निर्माण करेंगे। वो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि बिना संगठन के आपके पास कितने ही अच्छे विचार हो, उनको लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस ने यह अनुभव किया है कि राहुल की 2 सफल यात्राएं, राहुल का अलग अलग समूहों से मिलना और राहुल की जितनी सक्रियता है, उसका पूरा राजनीतिक लाभ उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए कि उसे पहुंचाने का उसके पास कोई साधन नहीं है। आप याद करिए कि पिछले महीने ही कांग्रेस की लास्ट सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सारी कमियों को खुलकर स्वीकार किया था कि गुटबंदी है, अनुशासनहीनता है, संगठन नहीं है। तो पहला स्टेज यही होता है कि आप स्वीकार करो, आप देखो, तो वहां तक तो आप आ गए, लेकिन दूसरा स्टेज होता है उसको दूर करना। तो बेलगावी में वो देखना होगा कि कांग्रेस अपनी कमियों को, गलतियों को किस तरह दूर करती है और संगठन को जो है मजबूत करती है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो है जनरल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंटों के हेड ये बहुत पुराने बने हुए हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये स्तंभ होते हैं किसी भी पार्टी के संगठन के। तो इनको जब तक आप नया रूप नहीं दोगे, नए विश्वास से नए लोग नहीं लाओगे, तब तक आपकी बात लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है, और खासतौर से मास लीडर की, जन नेता की। राहुल को कांग्रेस जन नेता कहती है, अपना सबसे बड़ा नेता कहती है, और राहुल उस तरह सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन उनकी बात कहां तक पहुंचती है, वो काम भी राहुल को खुद ही करना पड़ता है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि अपनी बात भी लोगों तक पहुंचाने का जरिया आपके पास दूसरा न हो। तो ये संगठन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संगठन के लिए कांग्रेस किस तरह करती है, किस तरह नए और ऐसे आदमी जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हों, अपने गुट के प्रति नहीं, अपने एक छोटे से समूह के प्रति नहीं, उनका विश्वास जो है 2 चीजों पे होना चाहिए, एक पार्टी और उसकी नीतियां, और दूसरे पार्टी की लीडरशिप। पार्टी की लीडरशिप के लिए आप कितने वफादार हैं, यह भी देखना पड़ता है। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा जब 2 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कल 2 बजे के आसपास मीटिंग होगी बेलगावी में, और कांग्रेस का महाधिवेशन, और उसके बाद परसों जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये 3 नारों के साथ रैली होगी कांग्रेस पार्टी की। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों दिन 26 और 27 तारीख। और आप जानते हैं कि 100 साल पूरे हो रहे हैं जब 39वां अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का हुआ था बेलगावी में ही, और इसीलिए अब इस बार भी वहीं पर यह अधिवेशन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज जब 25 तारीख है, तो 25 तारीख 3 चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आज क्रिसमस है, दूसरा 100 साल पूरे हो गए, आज 100वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी के, और तीसरा मनुस्मृति दहन दिवस भी आज ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 3 चीज़ें आज के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन कल से क्या कुछ बदलने जा रहा है, और आज एक और महत्वपूर्ण घटना ये कि आज आनन फानन में जेपी नड्डा के घर एनडीए की बैठक बुलाई गई, और उस बैठक से नीतीश कुमार नदारद दिखे। आखिर क्या कारण है कि नीतीश बाबू जो हैं वो नहीं आए? नीतीश बाबू जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में अब की बार फिर से नीतीश कुमार के जो नारे और पोस्टर लगाए गए हैं, वो उस पोस्टर के क्या मायने हैं? और साथ साथ ये भी कि वहां के उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने आज कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब यहां बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या नीतीश बाबू को ठिकाने किनारे लगाने की कोशिश हो रही है, या नीतीश बाबू कुछ और किनारा ढूंढ रहे हैं? क्या अंदर खाने लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू की कोई साठगांठ हो गई है, कुछ और है? ये बहुत कुछ हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां कांग्रेस की तैयारियों पे हम चर्चा करते हैं। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर पंकज जी आपके पास भी आता हूं। प्रशांत जी, कांग्रेस की तैयारियां, और यहां से कांग्रेस कह रही है कि अगले 1 साल की हमारी पूरी रूपरेखा होगी, पूरी प्लानिंग होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की तैयारियों के पहले जरा एक बात हम ये भी जान रखें कि मोदी जी का तीसरा जो कार्यकाल चल रहा है, और पिछले 11 साल में क्या मोदी जी नया कुछ कर पाए, तो उसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और आज 100वीं जयंती पे अटल बिहारी वाजपेयी के
उनका लेख मैंने पढ़ा। कांग्रेस पे आऊं तो जरा उस लेख की भी चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए। जी। और विश्वास नहीं होगा कि वाजपेयी मोदी जी ने लिखा है। लेख में लिख रहे हैं कि अटल जी से सीखना चाहिए कि उनका अधिकांश समय विपक्ष में बीता, लेकिन उनमें कटुता नहीं थी, कड़वा नहीं बोलते थे किसी के प्रति। ये मोदी जी कह रहे हैं। और दूसरे इससे भी बहुत अहम बात मोदी जी कह रहे हैं उसी लेख में कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा देना मंजूर किया, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, गंदी राजनीति नहीं की, पार्टियों में तोड़फोड़ नहीं की, एमएलए एमपी खरीदे नहीं। ये मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तरीके से एआई आ गया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और आर्थिक जगत में जो चुनौतियां हैं, चीन का दबाव केवल हमारी सीमाओं पर नहीं है, चीन का दबाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर है। और उसके मद्देनजर जो एक सलूशन इकोनॉमी में होना चाहिए था, वो मोदी जी नहीं कर पाए। सिर्फ नाम बदले गए, पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाते गए और प्रचार ज्यादा किया, नया कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, ये लोग दिन रात नेहरू को कोसते हैं। क्या मोदी जी एम्स की तरीके कोई एक बड़ा अस्पताल बना पाए? क्या इसरो की तरीके का या सीडीआरआई की तरीके का या बेल की तरीके कोई बड़ा पब्लिक सेक्टर, कोई बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना पाए? आईसीएमआर है, कितने बनाए नेहरू ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, तमाम चीजें। क्या एक भी ऐसी नेशनल लेवल की लेबोरेटरी बना पाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना पाए क्या, जो नया चुनौती है इस वक्त दुनिया के सामने? नहीं बना पाए। क्या कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति जैसा कोई बड़ा एक कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। क्या विदेश नीति में गुजरात डॉक्ट्रिन जैसा भी, नेहरू और नॉन अलाइंड मूवमेंट तो बड़ी आगे की बात है, गुजरात डॉक्ट्रिन जैसा भी कोई एक कदम उठा पाए? क्या बांग्लादेश जैसा क्रिएशन करने वाला एक कोई विदेश नीति में कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। तो एक भी आपको ऐसा कोई बात नहीं मिलेगी जो मोदी जी अपने 11 साल के कार्यकाल में कर पाए, या उनका रोड मैप भी है कि अगले 4-4.5 साल जो उनके पास बचे हुए हैं उसमें भी कुछ नया करने जा रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस को इस वैक्यूम को भरना है। इसलिए मैं भूमिका बना रहा था कि कांग्रेस को नई वैश्विक जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से अपने आप को आगे आने वाले भारत को किधर ले जाना है, इसकी नीतियां स्पष्ट करनी है। राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं जब भी, और भारत में भी एक ऑल्टरनेटिव मॉडल वो वर्ल्ड इकोनॉमी का देते हैं, जिसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, खासकर प्रोडक्शन बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, स्मॉल स्केल बेस्ड जो हमारा आर्थिक नीतियां होने की, उसकी तरफ मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत ठोस कार्यक्रम आर्थिक दिशा में उठाने चाहिए, वहां से विदेश नीति में उठाने चाहिए जी। और सामाजिक न्याय भी सबसे इम्पोर्टेंट काम, कि 75 साल के संविधान के बाद भी अगर किसी आदिवासी युवक पे कोई पेशाब कर रहा है, कोई आज भी अगर दलित जो है वो बारात लेकर जाए घोड़ी पे, तो पुलिस संरक्षण में जाता है, और पुलिस नहीं होती है तो उसके ऊपर हमले होते हैं। आज भी वो कुएं हैं इस देश में जहां सबका पानी पीना खुला हुआ नहीं है। महाड़ आंदोलन कब का हो गया, 1927 से अब तक। तो कांग्रेस को इस दिशा में कि जो संविधान को लागू करने की बातें हैं, संविधान की बहुत सारी बातें अभी भी लागू नहीं हुई हैं। बार बार मैं कहता हूं कि उसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा,
व्यक्ति की गरिमा नहीं लागू हुई है इस देश में। जी। बलात्कारियों को छोड़ा जाता है अदालतों के द्वारा, बलात्कारियों को फूल की मालाएं और उनके नागरिक अभिनंदन होते हैं, लिंचिंग करने वालों के स्वागत समारोह होते हैं। ये व्यक्ति की गरिमा नहीं है। ये व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल नहीं है कि किसी का धर्म जाति देखकर उसकी तलाशियां ली जाए, उसके ऊपर हमले किए जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि कानून बनने नए। सांप्रदायिक दंगे, बहुत निर्दोष लोग मारे जाते हैं जी। इन पे कानून एनएसी में डिस्कस हुआ था, वो कानून बन नहीं पाया। इस पे जवाबदेही हो जिलाधिकारियों की। और एक बहुत बड़ी बात, आखिरी बात कह रहा हूँ राजीव जी, बहुत बड़ी बात जो करनी है कांग्रेस को, जो अभी शकील जी भी बात कह रहे थे कि मीडिया तक बात कैसे पहुंचे। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक अखबार होता है, अपना एक जरिया होता है। बीजेपी के पास भी है, आरएसएस के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास भी है, जिनको पार्टी ऑर्गन कहते हैं, मुख्य पत्र कहते हैं पार्टी का। वो कार्यकर्ताओं के लिए होता है। उसका मॉडर्न वर्जन आज पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया हैंडल्स है और यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया नहीं है। वो आपके अपने कार्यकर्ताओं को अपने संदेश पहुंचाने के लिए है। और कार्यकर्ता नेताओं के बयानों से भी संदेश लेता, हम लोग देखते हैं जब फील्ड में जाते हैं तो, कि कार्यकर्ता जो है वो नेताओं के बयानों को बहुत गौर से अखबारों में पढ़ता है, टीवी में सुनता है और वहां से अपनी लाइन लेता है वो। तो कार्यकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म है, ये मीडिया नहीं है। ये कंफ्यूजन शायद कांग्रेस को हो गया कि उनका सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल मीडिया है, वो मीडिया नहीं है। अब कांग्रेस की मीडिया पॉलिसी क्या हो? एक, कांग्रेस कैसे मीडिया से मुखातिब हो, और दूसरा कि जो मीडिया की स्थिति संविधान में है उसके हिसाब से कांग्रेस क्या नए कानून, क्या नई नीतियां बनाने जा रही है, इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी भी करती रहती है, बीजेपी विड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन मीडिया की जो नई डिमांड है, रोज पुलिस से मीडिया के लोगों को धमकियां मिलती हैं, ईडी की तलाशियां होती हैं। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि ये जो लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं उनसे कॉपी पेस्ट करके आप एविडेंस नहीं बनाएंगे जी। ये ईडी को कहा गया। तो ये मीडिया को लेकर एक जो है व्यापक वहां से नजरिया बनना चाहिए। और खासकर अभी आप देखिए, कल उनका एक इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है वहां पे बेलगावी में जी। मीडिया को बुलाया। आप क्या आपके पास इनविटेशन आया? क्या तमाम मीडिया के पास इनविटेशन आया? ये कांग्रेस को सोच रहा है कि कौन सा मीडिया है, किसको आपको जो है, किसके जरिए आपको अपनी बात पहुंचानी है। ये अभी कांग्रेस को इसके बारे में नीति स्पष्ट करनी चाहिए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी लाइन जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को अपना मीडिया बनाना होगा। अब कांग्रेस को ये सोचना होगा कि आखिर कौन मीडिया उसका साथ दे सकता है, विपक्ष का साथ दे सकता है, और कौन मीडिया कम से कम सही खबरें पहुंचा रहा है। ये कांग्रेस को सोचने का काम है। हम लोग अपना काम तो करते ही रहते हैं। आना चाहता हूं जरा पंकज जी आपके पास, कैसे देखते पंकज जी जरा कांग्रेस की तैयारियां बेलगावी क्यों महत्वपूर्ण है और यहां से कितनी चुनौती पेश कर सकती है कांग्रेस पार्टी? शकील साहब ने बेलगावी का बहुत अच्छा इतिहास बताया। उसमें बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि गांधी जी ने 100 साल पहले 26 तारीख को दिन में ठीक 3 बजे अपना पदभार ग्रहण किया था, और उसी तरह कल ठीक दिन में 3 बजे उस सम्मेलन का औपचारिक शुरुआत होगी। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि लगातार हार, बहुत सारी जगह जीत, बहुत सारी जगह आकलन करने के बाद में जीत के कारण और हार के कारण ऐसे जो आत्मघाती थे, उसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। कांग्रेस को अब यह समझ में आ रहा है कि अब उसको बदलना होगा। जनता तो तैयार है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन आपके बदलाव क्या है?
जो मुझे महसूस हो रहा है, जो हमें जानकारी है कि कल के सम्मेलन के में एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग बनी है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक के सभी जगह संगठन का रिशफलिंग होना है। ये इसको कह सकते हैं कि ओवरहॉलिंग भी होना है, शायद रिशफलिंग नहीं होगा। शायद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज भी सभी बदले जाएं, और जैसा महसूस हो रहा है, जो चर्चा है कि शायद एक जो पुरानी प्रक्रिया हुआ करती थी कि खड़गे जी के सहयोग के लिए 3 कार्यकारी अध्यक्ष, जो एक साउथ से हो, एक सेंट्रल इंडिया से और एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, इस पे भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस में प्रियंका के संसद में पहुंचने के बाद में इस चीज पर भी बहुत बड़ा एक प्लानिंग है कि संसद वाला जो हिस्सा है वो प्रियंका देखे और सड़क वाला जो हिस्सा है वो राहुल देखे। असली समस्या जो जाती है, जो शकील साहब ने बताई और प्रशांत जी ने बोला, कि जो मैस्मरिज्म राहुल गांधी क्रिएट करते हैं वो लॉन्ग टर्म तक जनता के बीच में इफेक्टिव रूप से बरकरार रहे, इसके लिए वो कौन सी टीम काम करे। कार्यकर्ताओं की टीम, सोशल मीडिया की टीम, जनरल मीडिया की टीम। शायद इसके ऊपर एक लंबा विचार हो। मीडिया को जिस तरीके से प्रशांत जी कह रहे थे, दिल्ली के मीडिया को केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जा सका जिनको कर्नाटक गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है। बेलगावी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिसके एक तरफ ठीक अपना महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का पूरा हिस्सा पड़ता है और दूसरी तरफ दक्षिण का द्वार भी खुलता है। ये एक बहुत मुझे लगता है कि गांधी जी के पावन चरणों के कारण एक ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। आज भी देश में बहुत सारी जगह पर प्रदर्शन हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ कुछ जगह पर बहुजन समाज पार्टी के लोग भी सड़क पे दिखे अंबेडकर जी के मसले पर। इससे स्पष्ट है कि 12वें दिन भी अभी ये मुद्दा शांत नहीं हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में जो लॉन्ग टर्म 1 ईयर का प्लान है उसके अंदर अंबेडकर जी वाला मसला है, फिर आंदोलन जागरूकता पे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आज का दिन कुछ कारणों से इतिहास में दर्ज होगा। वो कांग्रेस सम्मेलन से अलग की चीजें हैं। पहली चीज तो है कि बुंदेलखंड की बर्बादी लिखने वाली नदी जोड़ योजना का आज उन्होंने शिलान्यास कर दिया, जिस योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई मॉनिटरिंग कमेटी से लेकर इन्वायरमेंटल कमेटी सभी कह रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म योजना 44,000 करोड़ रुपए खर्च करके जितना दिखाया जा रहा उतना नहीं होगा, लेकिन तो भी उन्होंने उसका लोकार्पण कर दिया। देश में नदी जोड़ने की बात सर विश्वेश्वरैया से चल रही थी और बीजेपी के चंपू उसको अटल बिहारी वाजपेयी की देन बता रहे हैं। खैर वो उनकी एक लिमिट है। दूसरी 2 घटनाएं जो दिल्ली में हुई हो वो संविधान को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने आप में विलक्षण है और शर्मनाक है। पहली है, केजरीवाल जी महिलाओं को 2100 रुपए देने और 60 साल के लोगों को प्राइवेट इलाज कराने के फॉर्म भरवा रहे थे और उन्हीं का डिपार्टमेंट जिसकी इंचार्ज खुद चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आज सभी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए कि यह भ्रामक है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ये शायद आजाद भारत के लोकतंत्रात्मक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकार में बैठे लोग एक योजना का प्रचार कर रहे हैं और सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी विज्ञापन दे रही कि ये फर्जी है, इस पे मत जाइए। आज दूसरी घटना एक दिल्ली में भी हुई, वो भी लोकतंत्र, चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया के लिए शर्मनाक। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह में लगे हुए लिफाफों में मतदाता पहचान पत्र देकर महिलाओं को 1100 रुपए नगद दिए गए और उस पर प्रवेश वर्मा जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये तो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, हम तो सबको नगद मदद देते हैं, वो तो हमारा जो साहसी वर्मा साहब के नाम पे जो ट्रस्ट है उसने दिया। यदि वो पैसा साहसी वर्मा साहब के नाम के ट्रस्ट में दिया है तो उसके लिफाफे पे प्रवेश वर्मा, कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी क्यों था? अब आज चुनाव आयोग के सामने भी सवाल है कि जब तक किसी राज्य की चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक क्या इस तरह से मतदाता को पैसा देने पर
चुनाव आयोग का क्या दखल हो सकता है, क्योंकि जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो रही है तब तक चुनाव आयोग के ने एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरटेक नहीं किया है वहां के। जी, ये जो घटनाएं भी हैं आज, इन 3 घटनाओं के कारण भी ये देश सदियों तक याद रखेगा। और कल के दिन के लिए हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस नए तरीके से कार्यकर्ताओं की प्लानिंग, संगठन की प्लानिंग और मीडिया की प्लानिंग पर काम करेगी। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं, संगठन और तमाम प्लानिंग पर काम करेगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 26 तारीख, और कल 3 बजे से इस अधिवेशन की जब शुरुआत होगी, 2 या 3 बजे से, जब से भी हो, लेकिन वहां से कांग्रेस क्या कुछ देती है इस देश को, आने वाले 1 साल की पूरी रूपरेखा क्या हमारे सामने होगी, इन सब पे हम चर्चा करेंगे कल शाम को जब हम बैठेंगे तो। लेकिन उससे पहले आज आनन फानन में बीजेपी को क्यों अपनी यानी एनडीए की बैठक क्यों बुलानी पड़ी, और उधर क्यों कह रहे हैं विजय सिन्हा जी कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम यहां यानी बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने? क्या बीजेपी के अंदर खाने एनडीए के जो घटक दल जो उनके हैं एनडीए वाले, वो खुश हैं, या वो बीजेपी उनको किनारे लगाना चाहती है? बहुत कुछ। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं जरा कांग्रेस की तैयारियों से लेकर बीजेपी की तैयारियों तक? धन्यवाद राजीव जी। अगर विजय सिन्हा साहब यह कह रहे हैं कि बिहार में जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो क्या गलत कर रहे हैं? बीजेपी देश के सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्य धारा में रहने के लिए राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी असम में प्रफुल्ल महंता को राजनीति कराने के लिए नहीं काम कर रही है। बीजेपी केरला में विजयन साहब की राजनीति करने के लिए नहीं है। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद के लिए उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। वो तो अपनी राजनीति कर रही है और अपनी राजनीति करती रहेगी और अपनी राजनीति करती रही है। उसने किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को अपने साथ साथ चलने के लिए कोई जगह नहीं दिया जहां वो खुद अपने बूते खड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश में लोगों के भरोसे आई। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे दो सदस्यों की पार्टी रही, आज 240 सदस्यों की पार्टी है। तो वह नीतीश कुमार के लिए जगह बनाने के लिए बिहार में नहीं राजनीति कर रही है। हमेशा से उसका प्रयास रहा है कि उसको अपने बूते खड़ा होना है, और अपने इस संकल्प को उसने कभी छिपाया भी नहीं। आप जेपी नड्डा साहब का पहला कार्यकाल याद कर लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है, वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। यह नीतीश कुमार जी को समझने की बात है कि वो कहां खड़े हो रहे हैं, किसको जगह दे रहे हैं। वो आज शिंदे साहब की स्थिति क्या बन गई? महाराष्ट्र में शिंदे साहब ने उनको ताकत दी। बीजेपी जब मजबूत हो गई, अपने बल पे इतनी बड़ी ताकत लेके चली आई, तो शिंदे साहब को कंधे में बैठाने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी शर्तों के साथ सरकार बनाया, अपनी शर्तों के साथ उसने विभागों का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर नीतीश कुमार को सरकार बनाने में कम सदस्यों की संख्या होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाने का यह कतई मतलब नहीं है कि उनको सदा सदा के लिए मुख्यमंत्री बनाकर रखेगी। यह संभव नहीं था। अगर महाराष्ट्र में उसने शिवसेना के उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, जिस शिवसेना के बदौलत तो महाराष्ट्र की राजनीति में प्रवेश की, बाला साहब ठाकरे के कंधे पर सवार होकर के वो मुंबई में प्रवेश की है, उस बाला साहब ठाकरे की परंपरा को, उनकी विरासत को उद्धव ठाकरे के हाथों से छीनने में उसने कोई संकोच नहीं किया। इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो विजय सिन्हा साहब कर रहे हैं। यह जरूर है कि विजय सिन्हा साहब के इस खुले उद्घोषणा से और बहुत सालों पहले की गई जेपी नड्डा साहब के उद्घोषणा से सबक लेने की जरूरत नीतीश कुमार जी को। अगर वो तैयार है, अगर वो इस बात के लिए तैयार है कि अगर उनकी पार्टी का अस्तित्व रहे या ना रहे, और वो बीजेपी के साथ लगे रहेंगे, या उनकी मर्जी है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में आप उदाहरण नहीं दे सकते जहां जिस राजनीतिक दल के सहारे उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी गई और उस राजनीतिक दल के कंधे पर सवार होकर के आगे नहीं निकल गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। किसी का भी आप नाम ले लीजिए, तो वह उनका कंसेप्ट क्लियर है। और वह आज उनकी मजबूरी केवल बिहार में यह है कि उनके पास कोई न तो हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा है
न कोई सामाजिक समीकरण, कोई बड़ा चेहरा। उन्होंने इस कारण से वो नीतीश कुमार जी को अपने साथ साथ ले चल रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं। और मैं अगर वो ऐसा करते हुए दिख रहे हैं तो मैं इसमें कोई गलती भी नहीं मानता। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीतीश कुमार को अलग करने का या नीतीश कुमार का एनडीए से अलग हो जाने का आज एनडीए पर उसका असर पड़ेगा। बिहार में अगर वो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो निश्चित रूप से उसमें नीतीश कुमार का योगदान है और चंद्रबाबू नायडू साहब का योगदान है। जी। सरकार में बने रहने के लिए, आज सरकार चलाते रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के तमाम तरह के जो मांगे हैं, राजनीतिक दबाव है, जो उनकी प्राथमिकताएं, उनको स्वीकार कर रही है। अन्य कोई कारण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के दबाव में या चंद्रबाबू नायडू के भी दबाव में सहयोग लेने के बावजूद भी उसने अपने एजेंडे को कभी के साथ समझौता नहीं किया। जिन एजेंडों को अटल बिहारी वाजपेयी ने संवित सरकार होने के कारण से अपने एजेंडों को उन्होंने नीचे रखा, उसको पीछे रखा, उसके साथ समझौता किया, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने सरकार चलाई। नीतीश आज की बीजेपी की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। आज की बीजेपी की सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, वो उन्हीं मुद्दों पे कायम है और उन मुद्दों को बढ़ा रही है वो। अब केवल और केवल आखिर लोगों का विश्वास कांग्रेस की ओर क्यों बढ़ रहा? कांग्रेस लोगों का यह मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असंतुष्ट लोग हैं या जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, वो कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में दोबारा आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं चलने के लिए तैयार है। वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं कर रही है, वह उस किसी भी राजनीति का सहारा नहीं ले रही है जो उसकी विरासत के विपरीत हो, और जल्दी से जल्दी वह अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ सकती है। वह अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर, अपने एजेंडे पर, अपने राजनीतिक लक्ष्यों पर आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि लोगों के बीच में उसकी विश्वसनीयता है, और यह जो बढ़ती हुई विश्वसनीयता है उसको चुनावी जीत में बदलने की जरूरत कांग्रेस के पास है। यह जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है कि वह क्या करे कि जो राजनीतिक माहौल, जो परिवेश राहुल गांधी ने तैयार किया, उस राजनीतिक लाभ को वह चुनावी जीत में बदल ले। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने संगठन को मजबूत करे, ऐसे लोगों को पहचान करे जो स्लीपर सेल हैं उनको बाहर करे, और जो सक्रिय लोग हैं उनको आगे रखे जी। अपने संगठन को मजबूत करे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और जो प्रतिबद्धताएं राहुल गांधी दोहराते रहते हैं, जिन बातों को प्रियंका गांधी कहती रहती हैं, उन्हीं बातों को कांग्रेस के नेता अपने अपने इलाकों में कहते हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, जिन मुद्दों को, सामाजिक न्याय की बात करें, जाति जनगणना की बात करें, अडानी के मुद्दे को बात करें, अंतरराष्ट्रीय जगत पर जो भारत की स्थिति उनकी बात करें, जो नीचे का दूसरी तीसरी लाइन के नेता हैं उससे बात ही नहीं करते। इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन एजेंडों को, जो सामाजिक न्याय की और सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है मैं कांग्रेस की आज के दौर, उस राजनीति को, उस मुद्दे को, उस एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन के ऊपर है। उस कांग्रेस संगठन के ऊपर अब यही आवश्यकता है कि नेतृत्व इस स्थिति को बरकरार रखे। अगर इस स्थिति को बरकरार नहीं रखेंगे, आज उनका राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कौन से प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों की भाषा क्या है जी। और उन प्रस्तावों को आम लोगों तक पहुंचाने की उसके पास रणनीति क्या है। निश्चित रूप से कि आज किसी भी राजनीतिक दल के सोशल मीडिया के ढांचे से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसको उस तंत्र को भी का सहारा लेना पड़ेगा जिनके माध्यम से वो लोगों तक बड़ी तादाद में पहुंच सकती है। इसकी पहचान करना कांग्रेस की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में सफल है, वह उन सभी लोगों को पहचानती है, उन सभी तत्वों को पहचानती है, उन सभी संगठनों और संस्थाओं को पहचानती है जो उसके एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और उसके साथ उसका कनेक्ट बेहतर बना रहता है। कांग्रेस इस चीज को नहीं समझती। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी के नाम पर वह अपने आप को आगे निकाल ले जाएगी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की 2014 में जो स्थिति बनी और 2024 तक जो स्थिति में सुधार हुआ, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। और राहुल गांधी के चेहरे का उतना योगदान है जितना उनके राजनीतिक गतिविधियों का योगदान है। वह उनकी भारत जोड़ो यात्रा है, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है,
अपने अपने विषयों पर उनकी निरंतरता है, उन विषयों पर उनके लगातार बने रहने की कोशिश है। किसी भी तरह के अपने एजेंडे में संशोधन उनका नहीं है। बीजेपी सरकार के खिलाफ उनकी आक्रामकता है। अन्य दलों को, जो गैर बीजेपी राजनीतिक दल है, उनको अपने साथ जुड़े रहने की उनकी अपनी एक राजनीतिक कौशल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस नेतृत्व के द्वारा पैदा किए गए राजनीतिक ज्वार को लोगों तक पहुंचाने, उस लोगों को पहुंचाने के बाद उसको चुनावी जीत में बदलने की जो जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन के ऊपर है, उस जिम्मेदारी को कांग्रेस संगठन को निभाना पड़ेगा। मेरा अपना मानना यह है कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संभव है कि कांग्रेस इस लोगों के बीच में यह संदेश और प्रभावी तरीके से देने में कामयाब हो कि वही एकमात्र ऐसी राजनीतिक ताकत है इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को प्रभावी तरीके से चुनौती देने की स्थिति में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ। हाँ, अभी अगले राउंड में फिर से आपसे बात करूंगा। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं, क्या यहां से एक किरण दिखाई देती है अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो, देश के लिहाज से देखा जाए तो? क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष कितनी मजबूती के साथ आगे आया है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद हम लोगों ने देख लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे ही सही मगर सरकार पर, सत्ता पर काबिज तो हैं। इसलिए भी यहां जरूरी है कि कांग्रेस की रणनीतियां क्या होंगी। कांग्रेस के अंदर खाने जो कुछ है उस पर हम लोग चर्चा कई बार कर चुके हैं। कांग्रेस की जहां जहां कमियां हैं, खामियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करते रहे हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष मजबूत चाहिए, और उस मजबूती में यह अधिवेशन कितना कारगर साबित होता हुआ दिखाई देता है आपको? अधिवेशन, और जैसा कि शकील जी ने भी बताया कि जो कांग्रेस की अंदरूनी चीजें हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन उसके अंदरूनी चीजों के मुकाबले जो नेशनल एजेंडा है, मतलब जो कार्यक्रम है, उस पर बातचीत होनी है और कार्यक्रम तय किया जाना है कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार सड़कों पर और जनता के बीच दिखाई देगी और किन मुद्दों पर दिखाई देगी। ये महत्वपूर्ण चीज है। हर दल के अंदर राजीव जी कुछ ना कुछ कमजोरियां, कुछ ना कुछ अच्छाइयां हुआ करती हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब अच्छाइयां हैं, उनके पन्ना प्रमुख सब जगह काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो सब जगह कुछ ना कुछ होती है, तो वहां भी दिक्कतें हैं। लेकिन जो ये अधिवेशन है, ये अधिवेशन निश्चित तौर पे इसलिए है कि किस तरीके से हम जनता के बीच जाएं और किन मुद्दों को लेकर जाएं, उन मुद्दों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए मुझे लगता है राजीव जी की अधिवेशन जो है वो कांग्रेस को भी दिशा देगा, और जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस को दिशा देगा तो सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस ही है। पैन इंडिया जिसकी पहचान है, पैन इंडिया जिसका संगठन है, और पैन इंडिया जिसका कार्यकर्ता है और जिसका वोटर भी है, तो वो कांग्रेस ही। तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है और कांग्रेस अगर स्पष्ट रूप से मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाती है, तो ये देश के लिए भी एक आशा की किरण निश्चित तौर पे होगी। क्योंकि आशा जो है वो कांग्रेस से ही इसलिए दिखाई देती है, क्षेत्रीय दलों से भी आशाएं, ऐसा नहीं है कि वो उनसे निराशा है, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय दलों की अपनी एक सीमाएं होती हैं और एक राज्य के बाहर उनका उस तरीके का वो प्रभाव नहीं होता है। राज्य के बाहर फिर वो एक तरह से कहा जाए कि जो राष्ट्रीय एजेंडा होता है उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो आशा की किरण है वो कांग्रेस से ही दिखाई पड़ती है, और कांग्रेस इसलिए जो है ये अधिवेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, कांग्रेस का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जरा शकील जी, फिर से आपके पास इस अधिवेशन से रिलेटेड और क्या कुछ जानकारियां हैं, और क्या लगता है आपको जो जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगले आने वाले 1 साल की हम पूरी तैयारी करेंगे, क्या संगठन में भी बदलाव है, हम देखेंगे इसमें? में तो बदलाव होना ही होना है। 2 साल हो गए हैं खड़गे जी को बने हुए, और खड़गे जी ने खुद स्वीकार कर लिया है, और जयराम ने कहा कि अगले साल हम संगठन के काम को आगे बढ़ाएंगे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके पास जो उपलब्ध नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे बेस्ट संगठन बनाना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसका नुकसान, जैसा हमने पहले कहा, कि आपका जो मास लीडर है, जन नेता है, वो जो माहौल पैदा करता है, उसका राजनीतिक फायदा आपको उतना नहीं मिलता जितना मिल सकता है। तो ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये 2 राजनीतिक विचारधाराओं की सीधी सीधी लड़ाई का, मुठभेड़ का समय है। ऐसा बहुत कम होता है। एक तरफ यथास्थितिवादी सोच है, प्रतिगामी सोच है, दूसरी तरफ एक जनहित की सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है। कांग्रेस जो है वो हमेशा से प्रगतिशील मूल्यों की वाहक रही है। वो देश को आगे बढ़ाने वाली, समाज को आगे बढ़ाने वाली, अंधविश्वासों के खिलाफ
इन लड़ाइयों को लड़ते हुए आगे आई है और इसीलिए वो आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टी बनी। ये कोई आसान काम नहीं था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन उस वक्त अलग अलग काम कर रहे थे। कांग्रेस को यह मौका क्यों मिला कि उसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया? अपने प्रगतिशील विचारों के कारण, सबको साथ लेकर चलने के कारण। आरएसएस भी बन चुकी थी, उसका भी ये 100वां साल है, उसको भी 100 साल हो रहे हैं। बड़ा संगठन था आरएसएस का, हिंदू महासभा भी बन चुकी थी, राम राज्य परिषद भी बन चुकी थी। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं जनता को वापस खींचने की बात करते थे, यथास्थितिवादी बनाने की बात करते थे, प्रतिगामी बनाने की बात करते थे। और कांग्रेस और दूसरे संगठन जिस विचार के थे वो जनता को आगे ले जाने की बात करते थे। वो सिर्फ आजादी की बात नहीं करते थे, आजादी के बाद हम कैसा भारत बनाएंगे, नेहरू इसकी भी बात करते थे। और नेहरू ने अपना जो पहला भाषण था 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, उसी सेंट्रल हॉल में, जो अब पुरानी बिल्डिंग जिसको कह दिया गया है, जो खत्म कर दिया गया है, वहां पे नियति से साक्षात्कार, उसमें वो सारे सपने रखे थे और अगले दिन से ही उन सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया था। जिन सारे संस्थानों की हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की, वो नेहरू ने बनाए थे। और पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, लेकिन हम पीछे रह गए, भारत आगे निकल गया। उसका एक ही कारण था, नेहरू और नेहरू के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस। आज उन्हीं इंस्टीट्यूशन को मोदी जी खत्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा यही है, कोई भी इंस्टीट्यूशन आज बचा नहीं है। हम बार बार कहते थे कि एक विपक्ष बचा हुआ है खाली, जो मोदी जी के असर में नहीं आ रहा। तो इस बार संसद के अंदर विपक्ष पर भी हमला कर दिया उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एफआईआर लॉन्च करा दी। तो उस विपक्ष को भी घेरने की कोशिश हो गई है कि उस विपक्ष को भी कमजोर कर दिया जाए। तो आज कांग्रेस के सामने वाकई एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, वैसी ही जैसी 1947 से पहले हुआ करती थी, कि देश को वापस जो है बंधुत्व के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पे, प्रेम के रास्ते पे कैसे ले जाए। देखिए, इसके हम एक दो उदाहरण देते हैं, बड़े दिलचस्प हैं वो, कि अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन पे मोदी जी गए और वहां उन्होंने हिंसा के खिलाफ बोला। लेकिन आप देखिए कि अखबारों ने उसको इतना दबा के छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको इतना कम बताया जैसे वो कोई राहुल का भाषण हो। हिंसा के खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री के बोलने को बताने से वो डर रहे हैं जी। उन्हें लग रहा है कि ये जो है कोई गलत मूल्य हम प्रसारित कर रहे हैं। वो कहते कि बेटी उठा के ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो बैनर बनता है, दिन भर उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन अगर प्रेम की बात वो कर दें तो उसी को वो छापने से डरते हैं। तो ये होता है कि मूल्य जो है वो खत्म हो रहे हैं, देश में गलत मूल्यों की प्रतिस्थापना हो रही है। और ये मूल्य जो है कभी भी किसी भी देश को और समाज को आगे नहीं ले जा सकते। तो ये लड़ाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बेलगावी से कांग्रेस को इसको आगे ले जाना है। देखिए, गांधी जी का नेतृत्व तो इतना महान क्यों था? उसने इसी जनता को खड़ा किया था। जनता यही थी, 100 साल पहले भी यही थी, 120 साल पहले भी यही थी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे यहां पे जी। और आज भी वही है। लेकिन जनता में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, गति बहुत धीमी होती है लेकिन वो चेंज आता है। गांधी जी क्या करते थे? कांग्रेस सब सीखे तो अच्छी बात है, गांधी जी पत्र लिखते थे। कम्युनिकेशन जो है एक बहुत जरूरी जरिया होता है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग अपने आप समझ जाएंगे, कभी नहीं होता ऐसा, किसी देश में नहीं हुआ ऐसा। लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। एक यहीं पे एक बात याद आई तो याद आ गई तो बता दे कि नेहरू जी अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को राजनीतिक कार्यक्रमों में पार्टी के जाने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहते थे कि आप वहां जाइए और सीखिए, और उस तरह के जो है वो स्कूल लगवाते थे नेहरू जी, कि वहां आपको राजनीतिक शिक्षा दी जाती थी, राजनीतिक समझ विकसित की जाती थी। तो गांधी जी करते थे। आज जो बार बार हम बात कहते हैं कांग्रेस के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके कार्यकर्ता को ये नहीं मालूम कि बीजेपी की जो कहानियां हैं, जो नैरेटिव है, झूठ, उसका जवाब कैसे दे। वो जहां पहले चौराहों पे, पान की दुकानों पे
मेट्रो में, बसों में, हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता हावी रहता था। उसकी बात लोग सुनते थे और बीजेपी का आदमी जवाब नहीं दे पाता था। वो इसलिए था कि उसके पास जो है तथ्य होते थे, बातें होती जी। और इसके लिए हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस को छोटी छोटी बुकलेट प्रसारित करना चाहिए। पॉकेट बुकलेट होती है, 2025 आ रहा है, वो कैलेंडर के साथ होती है, कैलेंडर बना हुआ होता है उसमें, और हर विषय पे उस बात कि आपको किसान आंदोलन पे क्या क्या जानकारी होना चाहिए, आपको नोटबंदी पे क्या क्या जानकारी होना चाहिए, आपको अडानी के मामले में वो कहते हैं साहब व्यापार व्यवसाय की बात है, राहुल विरोध करता है, व्यापार खत्म करना चाहता है, तो वो कार्यकर्ता के पास होना चाहिए कि व्यापार की बात नहीं है, ये व्यापार को खत्म करने की बात है ये इसकी। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पंकज जी ने भी बड़ी अच्छी बात बताई, ये केन बेतवा नदी परियोजना की है, हमारे और पंकज जी के इलाके का पूरा वो है, उसको वो वाजपेयी जी का नाम लेते हैं। वो भी बात है कि वाजपेयी जी ने मूल काम जैसे मोदी जी ने क्या किया, वो वाजपेयी जी पे भी सवाल आता है, क्योंकि ये विचारधारा का सवाल है कि मूल रूप से वाजपेयी जी ने क्या किया, तो वो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, वो नेहरू जी के ही नाम से मिलेगा आपको, वो इंदिरा जी के ही नाम से आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी विचारधारा जो है इनकी, ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं करते, दक्षिणपंथी काम करते हैं, मगर समाज को और देश को वापस पीछे ले जाने के लिए, प्रतिगामी बनाने के लिए, मनुवाद की तरफ ले जाने के लिए। और कांग्रेस और दूसरी शक्तियां जो है वो देश को, समाज को आगे बढ़ाने की बात करती है, नए विचारों के साथ आगे बढ़ाने की बात करती हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ अभी उम्मीद की किरण जो है वो बाकी है और देखना है कि कल क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि कांग्रेस का महाधिवेशन और निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपके पास एक बार फिर से, और अगले साल के लिहाज से देखा जाए, दो चुनाव हैं, एक तो सामने है बिल्कुल दिल्ली का चुनाव, उसके बाद बिहार का चुनाव, और उसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ईवीएम की है, सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में पारदर्शिता की है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये बार बार बोला भी जाता है कि जब चुनाव के बाद हार नसीब होती है तो विपक्ष उस पर बात करता है, जीत जाता है विपक्ष तो उस पर बात नहीं करता है। ईवीएम को लेकर पहले भी चुनाव कांग्रेस के अधिवेशन में बात हो चुकी है, लेकिन उसको आगे बढ़ाते गए और चुनाव आप लड़ते गए। आपको लगता है कि 2025 में भी ये मसला सुलझ पाएगा, या ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और जब जनता आएगी सड़क पे तभी कुछ ठीक होगा? कांग्रेस या विपक्ष का रोल यहाँ क्या दिखाई देता है आपको? देखिए, देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस को अब चुनावी धांधली एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। और कल ही कांग्रेस पार्टी या जयराम रमेश जो नए नियम लाए गए हैं चुनाव आयोग की में डेटा की पारदर्शिता को खत्म करने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी उन्होंने। कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद गंभीर दिखाई देती है इसमें। अब वो गंभीरता बेलगामी से कैसे निकल के आती है, उसका आंदोलन, उसका स्वरूप क्या होता है, ये हम देखेंगे कल परसों कि वहाँ पे क्या प्रस्ताव पास होते हैं और इसको कैसे जन आंदोलन बनाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लगभग ये जन आंदोलन की दहलीज पर है कि काफ़ी एक गांव में जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मतदान डाले गए, पुलिस के जरिए डंडे बजा के निषेधाज्ञा लागू करके बहुत लंबे समय तक आप नहीं रोक सकते। आप सड़क पे जाएंगे, गांव में जाएंगे, किसी चाय की दुकान पे बैठेंगे, किसी घर जाएं, सभा में जाएं, ईवीएम पर लोग चर्चा करते हैं, ईवीएम पे लोग भरोसा नहीं करते, आम चर्चा है ईवीएम को लेकर। उसके अलावा देखिए, कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, मैं जरा राहुल गांधी की अब तक की जो उनकी जो इनिशिएटिव है उसको कैसे शेप दिया जाए, इस पे भी एक होना चाहिए वहाँ पे चर्चा। देखिए, राहुल गांधी के नेशनल लेवल पे मुखर होने के पहले तक कांग्रेस के अंदर बीजेपी को लेके बड़ा संशय था जी। कि क्या करें, कोई वैकल्पिक विचारधारा उनके पास नहीं थी। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते थे। अब वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व, आप बीजेपी से क्या लड़ेंगे? आप कमलनाथ को देख लें, किसी को देख लें, राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता थे
कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी से कैसे टक्कर ले, उनके पास आइडियाज नहीं थे। ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी ने दिया है कि बीजेपी के अलावा एक वैकल्पिक जो मजबूत जो विचारधारा है वो मौजूद है देश में, और उसको भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने दिखा दिया कि एक विचारधारा जो है वो जनता के बीच में मौजूद है अभी भी। और अब आप राहुल गांधी के तमाम सारे नैरेटिव को देखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, जिस तरीके से वो थिंक टैंक्स में अमेरिका में जाते हैं बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बोलते हैं, वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लेते हैं, जो मोदी जी नहीं कर पाते। एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल थॉट, संविधान और सोशल जस्टिस की बात को आगे रखने की बात, ये सब कुछ राहुल गांधी ने किया। नए तरीके का एंगेजमेंट, जिस तरीके से वो कामगारों से, किसानों से मिलते हैं। एक डॉक्यूमेंट कांग्रेस का आया था इंटरनल सिक्योरिटी पे, जिसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी बहुत फोकस था। इंडिविजुअल सिक्योरिटी, व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा में बहुत जोर था। जनरल हुडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है। वो बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मीडिया पे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मीडिया पे एक समग्र नीति होनी चाहिए। ये सब कुछ है आपके पास, लेकिन क्या कारण है कि ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा क्यों नहीं बनता? इन पे संपादकीय क्यों नहीं लिखे जाते? इस पे संपादकीय पन्नों में लेख क्यों नहीं आते? इस पे टीवी चैनलों पे चर्चा क्यों नहीं होती? सेमिनार क्यों नहीं होते? ये कांग्रेस को सोचना है जी कि आप एक वैकल्पिक आप में विचारधारा जो कि समग्र है, विदेश नीति है, उसमें आर्थिक नीति है, उसमें आंतरिक सुरक्षा है, उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सब कुछ है, लेकिन वो राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है? आप देखिए, मोदी जी चर्च में गए और वो ईसा मसीह की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। अखबारों में लेख छप रहे हैं कि साहब नए तरीके की राजनीति मोदी कर रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में ईसाई समुदाय बहुत संख्या में है। अब ये कौन सा इंटरप्रिटेशन है? उसका असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि पश्चिमी देशों के दूतावास के लिए किया गया। ये 20 जनवरी से अमेरिका में ट्रंप आ रहा है, जिसकी इंपॉर्टेंट मजबूत कंस्टिट्यूएंसी ईसाई है वहां के, उनके लिए किया गया है। और एक मैं याद दिला दूं आपको, राजीव जी, मोदी जी का पहला कार्यकाल था, अमेरिका जाने वाले थे वो। अमेरिका जाने से पहले दिल्ली में कुछ चर्च पे हमले हो गए थे, आग भी लगा दी गई थी जी, याद होगा। और उसके पहले क्रिश्चियन फंड पे रोक लग गई थी। जो इंटरनेशनल फंड है, क्रिश्चियन फंड पे रोक लग गई थी। ओबामा के साथ मीटिंग हुई, उसमें अजीत डोभाल भी थे, वहां पे इस पे भी चर्चा हुई। मोदी जी देश में लौट कर आते, क्रिश्चियन फंड को खोल दिया जाता है। ये जो चर्च में जाने का मामला है वो पश्चिमी देशों के दूतावास के लिए है, वो यहाँ के लिए नहीं है। लेकिन वही ये विमर्श राहुल गांधी की जो तमाम सारी राजनीतिक पहल है उस पर क्यों नहीं पैदा होते? ये सोचना है कांग्रेस को, इस पर नीतियां बनानी है। ये काम उनके मीडिया डिपार्टमेंट का है, या जो भी करता रहता है कांग्रेस के, उनका काम है कि आपकी जो ऑल्टरनेटिव जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा कैसे बने। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आखिर कैसे बने राष्ट्रीय विमर्श का, और कहें तो ये मुख्य धारा में कैसे आए? कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने जो बातें चल रही हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे? ये बहुत कुछ है जो समझने की जरूरत। क्या कहेंगे इस पे पंकज जी? मैं आपको बताऊं, परसों मध्य प्रदेश में भोपाल में वहां के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है उनकी एक मीटिंग हुई, उसमें सुप्रिया श्रीनेत्र गई थी। तो उसमें सवाल पूछे गए थे। एक ने सवाल ये भी पूछा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, तो हम इसका जवाब कैसे दें?
और ईमानदारी की बात बताऊं, सुप्रिया श्रीनेत्र से लेकर नीचे तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि वो गांधी को फॉलो नहीं कर पा रहे, नेहरू को फॉलो नहीं कर पा रहे। यदि आज इंदौर में एक जोमेटो का बॉय का कपड़े सड़क पर उतरवा लिए गए कि तू ईसाई बन के घूम रहा है, और उसके ऊपर किसी कांग्रेसी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर को नहीं लिखा कि ये हेड क्राइम है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। हम इस चीज को कहने को डरते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज इतना परेशान है कि वहां पर गांव-गांव में उनके लोगों को दफन नहीं करने दिया जा रहा है, चर्चों पे हमले हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को सामने यानी खुद लीड करके लेके आने में डर रही है। उनको लगता है कि कहीं हमको हिंदू वोट ना मिले। दिल्ली के बगल में जो लोनी है, लोनी में 150 साल पुरानी चर्च पे अचानक 15 दिन पहले नगर पालिका ने कब्जा कर लिया। उसकी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मैंने ये कुछ वाकये बताए। कांग्रेस को इनके ऊपर जो गांधी जी का तरीका था पत्र लिखने का, वो क्यों नहीं करती? देखिए, हमारे वो जो क्या नाम था, ए.के. एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में कह दिया कि कांग्रेस की छवि प्रो मुस्लिम बन रही है, इसलिए कांग्रेसी अचानक सतर्क हो गए और ऊपर को हिंदू होने लगे। देखिए, हम लोगों को कांग्रेस जो है ये कन्विंस करने में क्यों सफल नहीं हो रही है कि जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उसको प्रोटेक्ट करना एक सुंदर देश के लिए जरूरी है, एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है। जब तक कांग्रेस समग्र मुद्दों को, मैं इंडिविजुअल मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, समग्र मुद्दों पर, चाहे माइनॉरिटीज के हों, चाहे एससीज के हों, चाहे एसटीज के हों, उसको लेकर दिखेगी नहीं। यदि राहुल गांधी हाथरस गए, चर्चा में आया। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस आम आदमी को यह नहीं समझा पा रही है कि माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करने का मतलब यह नहीं है कि हम प्रो माइनॉरिटी हैं, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी, है ना। अब आप देखिए कि अभी कांग्रेस का, मैं फिर से एक चीज और बताना चाहूंगा बेलगावी अधिवेशन की। बेलगावी अधिवेशन से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। बेलगावी अधिवेशन में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो फोटो है 100 साल पुराने, उनको एआई के जरिए नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक मैसेज है कि हम परंपरा और तकनीक से नई तरीके से जाना चाहते हैं। ये एक मैसेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ग्राउंड पे कैसे आए? हम जब तक कांग्रेसी जन सरोकार के मुद्दों पर जिला स्तर पर नीति बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी राहुल गांधी ने बोल दिया अंबेडकर पे चर्चा करनी है तो छोटी छोटी जगह पर प्रदर्शन हो गए, लेकिन क्या आज इंदौर का कांग्रेसी इस मुद्दे को लेकर सड़क पे दिखा या सोशल मीडिया पर भी दिखा? ये एक व्यक्ति के सड़क पे कपड़े उतारने की बात नहीं है, ये उसका मौलिक हक है कि मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, इसको तय करने का हक किसी मॉरल पॉलिसिंग वाले का नहीं है। मैं सांता क्लॉज बनने या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे सड़क पे आऊंगा, ये मेरा मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस तरीके से जब तक कांग्रेस छोटे मुद्दों को राष्ट्रीय नहीं बनाएगी, देखिए बीजेपी की खासियत है कि वो बहुत छोटे मुद्दों को राष्ट्रीय बना देती है। बिल्कुल। हिमाचल में समोसा कांड देख लो, जंगली मुर्गा कांड देख लो, चर्चा करा दी उसने। और हम ये जो कांग्रेसी हैं, 50,000 रुपए नोट की गड्डी राज्यसभा में सीट में मिलती है, उस पर हम चर्चा ही नहीं करते। इलेक्शन बॉन्ड वाला मसला था जो इतना बड़ा था, वो गायब हो गया। जो सततता कहलाती है, कंटिन्यूटी, आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इस चीज पर यदि कल कांग्रेस कुछ काम कर पाती है
तो ही ठीक है, अदरवाइज तो चेंजिंग ऑफ फेस विल नॉट चेंज द फेस ऑफ द कांग्रेस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस, लेकिन यहाँ जरा सुनील जी आपसे समझना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि 2025 जो साल आ रहा है उस साल में विपक्ष की मजबूती दिखाई देती है आपको? क्या आपको दिखाई देता है कि अभी पिछले जो 2-3 जो खासकर 4 चुनाव हुए, 4 में से 2-2 की बराबरी रही, लेकिन उसके बाद जो अंबेडकर का मसला आया, संविधान का मामला आया, इस मामले में बीजेपी थोड़ा और नरेंद्र मोदी पिछड़ गए। नरेंद्र मोदी अब आने वाले समय में उनके सामने और भी चुनौतियां हैं। ट्रंप की चुनौती भी रहेगी, हालांकि बहुत खुश हो रहे थे हमारे देश में सब कि ट्रंप हैं, आ रहे हैं, उनके लिए हवन कीर्तन कर रहे थे, लेकिन ये चुनौतियां भी हैं। तो आपको लगता है कि विपक्ष यहां चुनौतियां पेश कर पाएगा? विपक्ष चुनौतियां पेश कर रहा है। आप केवल चुनावों में जीत हार के भरोसे या कौन सत्ता में आ गया इस बिना पर ही राजनीतिक शक्तियों का मूल्यांकन आपको नहीं करना चाहिए। अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो ऐसा नहीं था ना कि कांग्रेस के एजेंडे को या कांग्रेस के संगठन को या कांग्रेस के मुद्दों को हरियाणा के लोगों ने खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मतों का कितना अंतर है? कोई जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया कटघरे में खड़ी की जा रही है कि चुनाव कैसे कराए जा रहे हैं, नाम मतदाता सूची कैसे तैयार की जा रही है, मतगणना कैसे कराई जा रही है, राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, सत्तारूढ़ दल को किस तरीके से मदद करने की कोशिश की जा रही है। ये भी तो जेरे बहस है जी। सवाल और इन सभी मुद्दों को कांग्रेस ने लोगों के सामने रखा, अनेक विपक्षी दलों ने भी सामने रखा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के जो एजेंडे हैं, क्या विपक्ष के लोग उन एजेंडों पर बात नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने जिन एजेंडों को बढ़ाना चाहती है, जिसे विपक्ष सहमत है, उनकी बातों कर रही है। हाँ, यह जरूर है कि कांग्रेस के साथ समस्या है कि कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस में जो राहुल गांधी संभल में मारे गए मुस्लिम युवाओं के परिजनों से मिलने के में तो उनको कोई समस्या नहीं होती जी, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बात करने के लिए तैयार नहीं होता। यह जो संगठनात्मक कमजोरियां हैं, उससे तो कांग्रेस को पार पाना ही होगा। कम से कम ये अल्पसंख्यक समाज को, चाहे भारतीय जनता पार्टी से असहमत लोगों को यह विश्वास दिलाने में कम से कम कांग्रेस का नेतृत्व तो सफल ही है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं है, हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है। जिनके लोगों के अधिकार और का हनन हो रहा है, जिनकी निजी स्वतंत्रता के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रही, कांग्रेस का लीडरशिप कहीं पीछे नहीं रहा। लेकिन जो मुखरता इन मुद्दों पर कांग्रेस संगठन को रखनी चाहिए, वो मुखरता अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उन्हें दिखाई पड़ी। यह जरूर है कि जो दलितों का मुद्दा आया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का सवाल आया, उसमें कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। और आज मजबूरी हो गई कि जो विपक्षी दल चुप थे, यानी मैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बात कर सकता हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीतियों से असहमत होने के बावजूद सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वह बाबा साहब के मुद्दे पर सड़क पे आ गए। उनको लगने लगा कि अगर इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो जो राजनीतिक नुकसान उनको बीजेपी के निकटता के आभास के कारण हो रहा है और ज्यादा हो जाएगा। जी। कांग्रेस से उस मुद्दे को जीवित रखा, आज भी वो जीवित रखे हुए हैं। एक कमजोर संगठन के बावजूद देश के तमाम राज्यों में उनके लोग सड़क पर उतरे और अपनी बातें कहे लोगों के बीच में जाकर। अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भी कम से कम बहुसंख्यक राजनीति के डर के भय से बाहर निकलना पड़ेगा। कम से कम अच्छी शुभ बातें हैं कि राहुल गांधी जैसे लोग या प्रियंका गांधी जैसे लोग या खड़गे साहब जैसे लोग इन विषयों पर चुप नहीं रहे। वो उतने ही वाचाल हैं, उतने ही मुखर हैं और उतने ही आक्रामक हैं जितना विपक्षी दलों को होना चाहिए, या किसी भी नागरिक के अधिकारों के साथ सत्ता के द्वारा की जा रही छेड़छाड़ को लेकर के विपक्ष को जितना मुखर होना चाहिए। इस बिना भेदभाव के कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा है या बहुसंख्यक का मुद्दा है। कांग्रेस को निश्चित रूप से, कांग्रेस तो हर विषय पर ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस की नीतियां स्पष्ट नहीं। अरे कांग्रेस की आर्थिक नीतियां स्पष्ट है। अगर वो निजीकरण के विरोध में है तो क्या उसकी आर्थिक नीति नहीं है?
अगर वह सार्वजनिक उद्यमों के समर्थन में खड़ी है तो उसकी आर्थिक नीति नहीं है। अगर वह कौशल को आगे बढ़ाने की बात करती है तो उसकी आर्थिक नीति नहीं है। वो ये कहती है कि हम कारपोरेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन एकाधिकारवाद के खिलाफ है। वो ये कहती है कि आर्थिक विषमता दूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग, अगर आप राहुल गांधी आज देश की मीडिया का एजेंडा तय कर दे, ये संभव कहां हो पा रहा है? इसमें राहुल गांधी का दोष थोड़े है। ये तो वो लोग अपने बारे में सोचे जिनका काम यह है कि सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में या विपक्ष के मुद्दे को लेकर उनको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। कितनी बात हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में भीमराव अंबेडकर के ऊपर गृह मंत्री जी के बयान को लेकर, कितनी बात हो रही। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी बात करी। इसमें तो कांग्रेस का कोई दोष नहीं है, विपक्ष का कोई दोष नहीं है, या उस किसी भी राजनीतिक दल का दोष नहीं है जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विरोध किया। मीडिया तो सरकार के साथ लगा हुआ है। वैकल्पिक मीडिया जो सरकार के साथ रही है वो लगातार बात कर रहा है, हर मुद्दे पे बात कर रहा है। वो जीएसटी में सरकार के रवैये की बात कर रहा है, वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन को लेकर के वो बात कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से तो आज विपक्ष उम्मीद भी नहीं कर रहा, और विपक्ष का जो समर्थक वर्ग है वो उम्मीद कर रहा है। विपक्ष ने अपने, अगर तमाम इंडिया दल समूह की एकता के ऊपर चर्चा होने लगी, लेकिन राहुल गांधी ने तो इलेक्ट्रॉनिक न तो अडानी साहब के मुद्दे को छोड़ा, न इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मुद्दे को छोड़ा, और कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा घपला है। आज ही बोल रहे हो, या और किसी विपक्ष के नेता की तुलना में राहुल गांधी अपने मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से स्पष्ट है और पूरी तरह से बात करने के लिए तैयार है। अब अम्बेडकर का आज की तारीख में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मसला हो, चाहे आपका वैकल्पिक नीतियों का सवाल हो, चाहे अडानी को प्रेशर देने का, अडानी का प्रेशर का मतलब एकाधिकारवाद को प्रोत्साहन, क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रोत्साहन। इन मुद्दों पर कम से कम कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व मुखर तो है। चाहे उसकी विदेश नीति का मसला हो, चाहे आर्थिक नीतियों का सवाल हो, चाहे सामाजिक समरसता का सवाल हो, चाहे संविधान बचाने का मुद्दा हो, चाहे समाज में, देश के सामाजिक में रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को के सशक्तिकरण का सवाल हो, कांग्रेस ने अपने एजेंडे को कभी कमजोर नहीं किया, और न ही कोई किसी तरह के समझौता किया। लगातार बोलते जा रहे हैं, हर मीटिंग में, हर अवसर पर, जब भी उनको मौका मिल रहा अपनी बातों कह रहे हैं वो। पंकज जी मेरी बात से असहमत है, लेकिन मैं देखता हूं कि यह कम से कम कांग्रेस का संगठन ये निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। दोष नहीं डाल सकते सब चीज का, हम सब कुछ चीज का दोष मीडिया पर नहीं डाल सकते। मुझे आप बताइए, पिछले 2 महीने से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर कहां पे चर्चा की। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी प्रदेश स्तर के नेता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बेसिक नॉलेज आज भी नहीं है कांग्रेस को। नहीं, यह कहना तो सही है, मैं ये तो बात हम कह रहे हैं, है ना, कि कांग्रेस हर चीज के लिए हम मीडिया पे दोष नहीं डाल सकते। देखिए, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़े हुए हैं। फिर जो वैकल्पिक मीडिया है, जो यूट्यूब मीडिया है, अभी प्रशांत जी ने बात किया था कि बेलगावी अधिवेशन के लिए उन्होंने कितने लोगों को आमंत्रित किया। ये कमजोरियां तो है ना, आप बुलाते तो अंजना ओम कश्यप को ही हो, है ना। तो ये चीजें हम ये देखिए, समग्र रूप से यदि एक प्लानिंग नहीं है आपके पास में, यदि आपका जो मीडिया विभाग है, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं परसों, मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं आपको सुनील भाई। जवाहरलाल नेहरू पे मेरी आई हुई किताब के 1.5 महीने हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर भूमिका लिखी है। मैं राहुल जी और प्रियंका जी दोनों के ऑफिस से लगातार संपर्क में हूं कि उस किताब के रिलीज फंक्शन के लिए आप आ जाए। नहीं आ सकते तो कम से कम आपको किताब भेंट दे दी जाए। समय नहीं है, कांग्रेस से खरीद करके नहीं पड़ेगा। जिसको नेहरू के जवाब जब देने हैं ना, आपको नहीं देने को तैयार है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, ये सब चीजें आप लोग भी देख रहे हैं। कांग्रेस
का जो मिडिल क्लास का जो टीम है उसको बौद्धिक रूप से तैयार ही नहीं होने दे रहे हैं ये लोग आरएसएस टाइप बनाना चाहते हैं कि बस ऊपर वाले ने बोला जिंदाबाद जिंदाबाद किया, नारे लगाए, घर आ गए, दैट्स ऑल। जो आप कह रहे थे कि पान की दुकान पे चर्चा हो रही है, चलती ट्रेन में चर्चा हो रही है, लोग रेसिस्टेंस करके जवाब देते थे, वो जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ रहे और उस ना पढ़ने का माहौल बन ही नहीं रहा है। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है। नहीं क्या कर सकते। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं पंकज। तो बात मैं खुद भी कर रहा हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व जिन बातों की जो बात कर रहा है, संगठन उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। जिन बातों ये कमजोरी तो है ही है। और यही नहीं, मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूं। राहुल गांधी ने जैसे संविधान सम्मान के तमाम कार्यक्रम हुए, एक तमाम जगहों पर उन्होंने देखा, या जो खबरें आई कि जो वहां जाने के बावजूद जो लोग वहां मौजूद थे उनके साथ राहुल गांधी के संवाद की स्थिति कांग्रेसियों ने नहीं तैयार की। कम से कम जो लोग मौजूद हैं वो आप उनसे एक तरह का जो संवाद होना चाहिए, एक विमर्श होना चाहिए, उनको अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। वही स्थिति है। लेकिन सवाल है कि कम से कम इन अवरोधों के बावजूद राहुल गांधी की अपनी खुद की या कांग्रेस लीडरशिप की बात में कर लूं, जो आक्रामकता है विषयों को लेकर के, वही कर उसको विश्वसनीयता बनाए हुए है। कांग्रेसियों के मुद्दे विश्वसनीयता नहीं बन सकती। जी बिल्कुल, बहुत कुछ है आने वाले समय में, उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि कल से जब ये अधिवेशन की शुरुआत होगी तो इंतजार रहेगा कि कल क्या कुछ निकल के आता है कांग्रेस के खेमे से। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में हड़कंप है, और हड़कंप इसलिए है क्योंकि कांग्रेस वहां अधिवेशन करने जा रही है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बीजेपी कहीं ना कहीं घिरी हुई है। ये पूरा का पूरा साल बीजेपी को संविधान के नाम पर डराता रहा, और यही कारण था कि 240 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। बैसाखियों के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता पर काबिज है। लेकिन जो 2 बैसाखियां हैं उसमें से एक बैसाखी नीतीश कुमार को अभी सोचना है कि आगे चलें तो कैसे चलें, क्योंकि उनके लिए बिहार का चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो बैसाखी बने रहेंगे नरेंद्र मोदी की। लेकिन बीजेपी चाहती है कि किसी भी ढंग से वहां सत्ता पर खुद अपने दम पर वो काबिज हो। क्या ऐसा होगा जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, या खेल सीधा का सीधा ईसी करेगा, यानी इलेक्शन कमीशन करेगा, ईवीएम और तमाम धांधलियां होंगी? सब कुछ देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले विपक्ष क्या करने जा रहा है, इंतजार रहेगा इन सब का, सारे सवालों के जवाब का। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी आपका, शकील जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद प्रकाश गुप्ता, शलभ साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की आर्थिक व सामाजिक नीतियां स्पष्ट